हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है राजस्थान का अपवाद तंत्र, इसके अंतर्गत कल अपन पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी वैसे लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। थोड़ा सा उस मानचित्र के माध्यम से अपन उसकी जो सहायक नदियां हैं इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं भारत की नदी में सिंधु नदी तंत्र। देखिए, जिस प्रकार से जैसे मान लो यहां पर कोई जगह है, इसको कहते हैं अपन बोकरचू ग्लेशियर, ठीक है। बोकरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इस प्रकार से ये नदी बहती हुई और ऐसे इसका बहाव चलता है, ठीक है। जैसे भारत में प्रवेश करेगी यहाँ से दमचौक और पाकिस्तान में प्रवेश करेगी कहाँ से, चिल्लर से, चिल्लर नाम से, ठीक है। ये बीच वाला भाग क्या है, भारत है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो सहायक नदी है, जिसे पहले नंबर के बाद सबसे पहली जो नदी है उत्तर के अंदर वो आती है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है झेलम नदी, और इस प्रकार से वो पाकिस्तान में चली जाती है। नाम है नदी का झेलम, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आ जाएगा वेरीनाग, शेषनाग झरने से, वेरीनाग या शेषनाग झरने से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी और है किशन गंगा। किशन गंगा ये इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। फिर देखिए, एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है चंद्र, दूसरी का है बागा, और ये दोनों नदियां जहां से निकलती है उसका नाम है अपना बारा लाचा दर्रा, ठीक है। बारा लाचा दर्रे से ये दोनों नदियां निकलती है और फिर ये आपस में एक जगह पर मिलती है। ये जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में ही तांडी नामक स्थान है, और तांडी नामक स्थान है हिमाचल प्रदेश का जिला है केलांग जिला। तो इस प्रकार से दोनों नदियां मिल गई, तो मिलने के बाद में इसका क्या नाम हो गया, चंद्रभागा या चेनाब नदी। इस प्रकार से ये नदी बहती, ये नदी झेलम इसके अंदर आकर मिल जाती है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई परेशानी। इसके बाद में देखो, इसी नदी के समानांतर एक नदी का उद्गम और होता है, इसका नाम है व्यास, सॉरी जगह का नाम है आपका अपना एक प्रसिद्ध दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है और इस प्रकार से बहती हुई पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, आप लोग बताओगे, रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। फिर रावी नदी के बाद में हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से एक नदी और निकलती है, व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी, व्यास नदी। चार अभी पांचवी नदी देखो, बोकरचू से एक नदी निकलती है, तो इस प्रकार से भारत में एक दर्रे से प्रवेश करती है, इसका नाम है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और इस प्रकार से ये नदी बहती हुई पाकिस्तान में जाकर मिल गई चेनाब के अंदर। व्यास नदी इसकी सहायक नदी है, पंजाब में आकर व्यास नदी इसके अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पांच नदियां हैं ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अंत में जो
ये चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर इसके अंदर मिल जाती है। जगह का नाम रहेगा मिठनकोट। मिठनकोट नामक स्थान पर ये पांचों नदियों का पानी जो है सिंधु नदी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और कल उत्तर से मिलने वाली नदियों का मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक नदी है जास्कर नदी, जास्कर रेंज से निकल रही है। इसके अलावा यहाँ से एक नदी बताई थी मैंने, श्योक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है। श्योक नदी एक नदी निकल रही है, गलवान नदी श्योक की सहायक नदी है, गलवान नदी। इसी प्रकार एक नदी और है, इसका नाम है गिलगित नदी, गिलगित नदी। इसी प्रकार की एक नदी है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। इसी प्रकार द्रास नदी, फिर ये काबुल नदी। ठीक है ना, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आपको सिंधु नदी का तंत्र। बाकी इसकी सारी बातें कल मैंने आपको करवा दी थी, सिंधु नदी की कौन कौन सी खासियत है। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब अपन जो ये नदियां हैं सतलज नदी वगैरह, इनको और पढ़ लेते हैं। तो नदी है आपकी सतलज, सतलज नदी। ठीक है, सबसे पहली बात इसका उपनाम, तो इसका उपनाम है सतलुद्री नदी। क्या नाम है इसका भाई? सतलुद्री नदी। सतलज नदी को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? सतलुद्री नदी नाम है इसका। दूसरी बात, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है? मतलब ऐसी नदी जो हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद भी उसने अपना मार्ग नहीं बदला है। क्या ऐसे अपन बोल सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ये नदी बह रही है? उस नदी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। तो भारत में लगभग नदियाँ क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। उनमें एक नदी सतलज नदी भी जो है वो पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है। तो इसको सतलुद्री भी कहते हैं, और ये क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। दूसरा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको बताना है इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के अंदर मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल ग्लेशियर से होता है। ठीक है, राक्षस ताल नामक ग्लेशियर तिब्बत के अंदर उस जगह से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से बहने के बाद में ये नदी जो भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। भारत में हिमाचल प्रदेश से, अच्छा हिमाचल प्रदेश में लिख देता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से भारत में इसका प्रवेश होता है, और यहाँ से प्रवेश होने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद में पंजाब में बहती है। पंजाब में बहने के बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी जो है चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, चिनाब नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी, और चिनाब जो है अंत में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से सतलज नदी का जो बहाव है ये अपने भारत के 2 राज्यों में है। एक तो आ गया हिमाचल प्रदेश,
प्लस पंजाब, इन दो राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, तो सहायक नदी है इसकी व्यास नदी। व्यास नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, व्यास का और इसका सतलज का व्यास मिलन कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताओगे पंजाब के अंदर जगह है रोपड़ नामक स्थान पर। रोपड़ नामक स्थान पर श्री हरिके विराज, हरिके विराज यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जहां पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है उस जगह पर कौन सा बांध है? तो आप लोग बता दो कि हरिके विराज है। और हरिके विराज क्यों प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात है, हरिके विराज से अपने राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर निकल गई है। हरिके विराज से कौन सी नहर निकल गई है? तो आप लोग बता दो कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरिके विराज से ही निकाली गई है। ठीक है, इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर में क्या कहते हैं? मरुगंगा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर मरुस्थल का प्रसार रोकने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। तो वर्तमान समय के अंदर इस नहर के द्वारा लोग सिंचाई के काम में ले रहे पानी और साथ में पीने का पानी भी इस नहर का नाम में लिया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये श्री हरिके विराज से निकलती है। हरिके विराज कहाँ पर है? पंजाब में रोपड़ नामक स्थान पर, जहाँ पर सतलज और व्यास नदी इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो उस जगह पर ये बांध जो है बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो, और अगर इसकी बात करें तो एक शहर है पंजाब का लुधियाना। लुधियाना, ये लुधियाना जो नगर है वो इसके किनारे पर बसा हुआ था। इसके किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, लेकिन मार्ग परिवर्तन के कारण वर्तमान में ये नदी, वर्तमान में यह नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर दूर से निकलती है। ठीक है, 13 किलोमीटर साइड से निकलती है। और जब ये पहले बहती थी तो लुधियाना जो है इसके किनारे पर ही शहर था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये 13 किलोमीटर दूर से निकलती है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर मान ली। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, एक बांध है अपने बाकड़ा नांगल बांध। बाकड़ा नांगल बांध, ये बांध भी कौन सी नदी पर है? तो इसका उत्तर है सतलज नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बाकड़ा नांगल। दो बांध है, एक बाकड़ा के अंदर है, एक नांगल के अंदर, ऊंचाई पर है। बाकड़ा वाला ऊंचा है, नांगल वाला थोड़ा नीचे वाले भाग के अंदर है। तो इस प्रकार से ये सतलज नदी की सारी खासियत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सतलज नदी समझ में आया होगा। फिर आगे अपन दूसरी नदी देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ अपने नोट्स वगैरह जो है वो बनाते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग बना सकते हो। फिर देखो दूसरी नदी व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास नदी जो है इसको ऋग्वेद में इसका नाम क्या है? विपाशा नदी। ऋग्वेद में कौन सी नदी के नाम से जानी गई है? तो आप लोग बता सकते हो कि ऋग्वेद में इस नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन की दृष्टि से भी ये नदियाँ सारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर कंपटीशन जो एग्जाम है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन हो पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इसको और नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो ऋग्वेद में नदी को किस नाम से जानते हैं? विपाशा के नाम से जानते हैं। दूसरी, इसका उद्गम कहाँ से होता है?
का जो उद्गम है ये होता है व्यास कुंड। कहाँ से होता है भाई? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। व्यास कुंड नामक एक जगह है, वहां से इस नदी का उद्गम है वो माना गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? रोहतांग दर्रे के पास है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम है वो माना गया है। और अंत में यह नदी कुल्लू घाटी में बहती है। कुल्लू घाटी में बहती है। ठीक है, कुल्लू घाटी में बहने के बाद में पंजाब के पास या पंजाब में रोपड़ नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से व्यास नदी की ज्यादा कोई खासियत नहीं है। ठीक है ना, कुल्लू घाटी में बहती है और सतलज में मिल जाती है। फिर देखो इसके किनारे एक शहर है मंडी। हिमाचल प्रदेश का एक नगर है, कौन सा? मंडी। ये जो शहर है वो व्यास के किनारे पर है। ठीक है, व्यास नदी के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है? तो आप लोग बता सकते हो आराम से, मंडी जो नगर है वो व्यास नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी, ठीक है। रावी नदी का दूसरा नाम, उपनाम इसके, तो इसके नाम उपनाम जो है, एक नाम है इसका पुरुषनी। पुरुषनी नदी है और इसको संस्कृत में जो है इसका नाम है इरावदी नदी। तो इसके दो नाम ध्यान रखना। संस्कृत में तो इसको इरावदी नदी कहा जाता है, जबकि वैसे इसका उपनाम क्या है? ग्रीक वैदिक अनुसार या पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका नाम है पुरुषनी नदी। दो नाम कैसे? इस रावी नदी का उद्गम, तो इसका उद्गम मैंने भी पहले बताया था आपको, दो नदियों से होता है, दो छोटी नदियों से होता है। दो छोटी नदियों से होता है। कौन कौन सी दो छोटी नदियां? जैसे इस प्रकार से एक नदी निकलती है चंद्र नदी और एक नदी निकलती है आपकी बाघा, चंद्रभागा। ठीक है, ये दोनों नदियां जो है ये निकलती है आपकी बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रे से निकलती है ना। बारालाचा दर्रे से चंद्र और बाघा दो नदियां निकलती है और मिलने के बाद में ये जहां पर मिलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर केलांग जिले में, केलांग के पास तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तांडी नामक स्थान पर इनका मिलन होता है। यहाँ पर मिलने के बाद में जब एक धारा इसकी बनती है तो इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो तीन नाम हो गए इसके, पुरुषनी नदी, रावी, वह इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदी मिल गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चंद्रभागा। और चंद्रभागा नदी जो है पाकिस्तान में जाकर के मिलती है, चिनाब के अंदर मिलती है। चिनाब नदी के अंदर इसका संगम हो जाता है। ठीक है ना। तो चंद्रभागा छोटी नदी में होता है, कौन सी? चंद्र प्लस भागा, चंद्र प्लस भागा। ठीक है, उद्गम होता है कहां से है? तो आप लोग बताओगे बारालाचा दर्रे से होता है, बारालाचा दर्रे से। ठीक है, ये दोनों नदियां मिलती कहां पर है? तो तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तांडी केलांग के पास हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर उनकी मिलने के बाद में ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है और इसको बाद में रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से रावी नदी भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। चंबा घाटी से भी बहती है,
सॉरी ये रावी नदी का नाम भी मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। तो वो चंद्रभागा नदी जो है चिनाब नदी को बोलते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, इसको चंद्रभागा नदी रावी नदी को नहीं बोलते। रावी नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध है। दूसरी बात, ये जो नदी है पंचनद की सबसे छोटी नदी है। पंचनद की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी है। पंचनद की सबसे छोटी नदी रावी नदी है। इसके अलावा ये नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। कुल्लू की जो पहाड़ियां हैं, कुल्लू की पहाड़ियां, इन कुल्लू की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम जो माना गया रावी नदी का। और पंचनद मतलब 5 नदियों के अंदर सबसे छोटी नदी यही है। चंबा घाटी में बहती है। दूसरी बात, एक जगह का नाम है सरायू सिंध। सरायू सिंध पाकिस्तान के अंदर है। इस सरायू सिंध नामक स्थान पर ये जाकर चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी भी मिल जाती है, ठीक है। तो रावी नदी भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो रावी नदी है। एक बात ये। दूसरी, पाकिस्तान के अंदर एक शहर है लाहौर। ये लाहौर जो है इसके किनारे पर स्थित है। लाहौर कहां पर है? रावी नदी के किनारे पर। रावी नदी के किनारे पर स्थित है लाहौर। और एक थीम परियोजना है, थीम परियोजना बांध है। ये थीम परियोजना जो है ये भी इसी नदी पर संचालित है, रावी नदी, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये रावी नदी भी समझ में आया होगा। इसके बाद में फटाफट इसकी 2 नदियां बची, चिनाब नदी, वो देख लेते हैं। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उपनाम, इसको अस्किनी नदी भी कहते हैं। तो अस्किनी नदी में इसका एक नाम बताया था मैंने, चंद्रभागा। चंद्रभागा अस्किनी नदी है। और इसका उद्गम जो है 2 नदियों से होता है, चंद्र प्लस बागा। ये दोनों नदियां निकलती है बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, चंद्र और बागा। तो ये 2 छोटी छोटी नदियां हैं जो इस दर्रे के पास से निकलती है, चंद्रभागा। चंद्रभागा जो नदी है आगे चलकर कहां मिलेगी? आगे चलकर ये मिलती है, जैसे मान लो इस प्रकार से ये 2 नदियां निकल रही है। ये जगह का नाम है कांडी, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर दोनों आकर मिल गई, तो ये चंद्रभागा। आगे एक नदी मिलती है तो इसको चंद्रभागा कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? अस्किनी नदी भी बोलते हैं। चिनाब नदी यह है सिंधु की सबसे लंबी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कहने का मतलब पंच नदी के अंदर जो 4 नदियां हैं वो चिनाब की सहायक नदी है। और चिनाब जाकर लास्ट में कहां लेके जाती है? सिंधु के अंदर लेके जाती है। तो ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। कांडी नामक स्थान पर ये मिल जाती है, वहां पर ये चिनाब या चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सलाल व दुलहस्ती परियोजनाएं,
जलाल हस्ती जो परियोजना है वो इसी नदी पर संचालित है। ठीक है, ये नदी जो है अपना पानी कहाँ छोड़ती है? मिठन पोर्ट में, मिठन पोर्ट में सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, मिठन पोर्ट में सिंधु नदी के अंदर लेकर मिल जाती है। तो इस प्रकार ये चिनाब नदी होगी और इसके बाद में लास्ट में बचती है आपकी एक नदी झेलम नदी। झेलम नदी, अब झेलम नदी जो है इसका उपनाम है वितस्ता, वितस्ता नदी, उपनाम वितस्ता नदी है। और इसका उद्गम मैंने आपको बताया था वेरीनाग शेषनाग झरने से, शेषनाग झरने से या झील से बोल सकते हैं, शेषनाग झरने से इसका उद्गम माना जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। आप लोगों ने सुना होगा बुल्लर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। बुल्लर झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो बुल्लर झील जो है, तो बुल्लर झील इसी नदी पर स्थित है। झेलम नदी का पानी पहले बुल्लर झील में जाता है और उसके बाद में आगे जो इसका पानी है वो झेलम नदी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बुल्लर झील इसके किनारे पर है और इसके साथ में श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर इसके किनारे पर है। श्रीनगर किनारे पर बुल्लर झील के अंदर से निकलती है और एक साइड में इसकी किशनगंगा, किशनगंगा इसकी एक प्रमुख साइड नदी है। ठीक है, और ये नदी जो है पाकिस्तान में एक जगह का नाम है झंग, झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान के अंदर इसमें ये मिल जाती है आपकी सिंधु में। सिंधु में मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से सिंधु की साइड भी अपनी कंप्लीट हुई। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में अपन इतना देखेंगे। कल जो अपन पढ़ेंगे तो कल वाले वीडियो के अंदर अपन गंगा और उसकी साइड नदियों को विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। लिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।